लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, सेक्शन फॉर्मूला देखा था, मिड पॉइंट, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद हमने 11th के टॉपिक इंट्रोड्यूस किए थे, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद एक पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन किस तरह से स्लोप के द्वारा रिलेट किए जा सकते हैं, जिसमें हमने पैरेललिज्म को देखा कि जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हों, ठीक है, तो फिर उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और यदि वो परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। इतना सब चीज देखा। आप लोगों ने होमवर्क किया क्या? कुछ बनाए क्वेश्चंस घर पे जाके? टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी सबसे बनाए 10.1, लगता है बन गया होगा। कुछ है इसमें बचा 10.1 में जो आप लोगों से नहीं बना? या रेफरेंस बुक में, मतलब फर्स्ट देखिए, कोई भी बुक लेंगे, चाहे रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक लें, दोनों में पहला चैप्टर जो भी है, पहला एक्सरसाइज जो भी है, वो एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड का जो है ना, उसको मिक्स करके थोड़ा बनाया गया है। यानी कि वह दिखाना चाह रहा है कि किस तरह से हम डिस्टेंस जो ना, एक दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस से जो लाइन सेगमेंट होता है उसका अप्रोच स्लोप बेसिस पे कर रहे हैं। डिस्टेंस अप्रोच टू स्लोप अप्रोच किस तरह से ला रहे हैं, पहला जो एक्सरसाइज है वो उसी पे बेसिस पे है। आप लोगों ने बनाया क्या? नहीं बनाए तो आज पक्का से बनाइएगा घर पे जाके, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर लीजिए पहला एक्सरसाइज जो भी है, और उसके बाद आगे जो भी उसमें प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट होगा, उसको मेरे सामने लेके आइए, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज कुछ फन फैक्ट पहले है से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्वांटम डॉट का नाम सुना है? CNT, ग्राफीन, अगर कोई आपको कहे कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर कोई ऐसा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बताना जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो, ऑलमोस्ट ट्रू, ठीक है। ऐसा कोई नाम अगर आपको पता हो तो ये 0 डायमेंशनल है, ये लगभग मुश्किल से, मतलब सिंगल डिजिट जो एटम्स के नंबर होते हैं ना, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है, इस यहाँ से लेके और मल्टीपल नंबर्स होते हैं उनके एटम्स के कॉम्बिनेशन से। तो ट्रू पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में ये एलिमेंट्री होते हैं, मतलब मैं मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जब आगे चलकर आप नैनो टेक्नोलॉजी कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, तब उसमें आप जानेंगे क्वांटम डॉट क्या होता है, ठीक है। और उसमें जैसे कि कोई भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो किस तरह से, जो जैसे जैसे उनका जो एटम का जो कॉम्बिनेशन होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने उसमें मौजूद हैं, और उनका है सो एक्चुअल फॉर्म किस तरह से, इससे उनका जो है सो अपीयरेंस और बहुत कुछ चेंज होता है। CNT का मतलब होता है कार्बन नैनो ट्यूब। ये 1D रिप्रेजेंटेशन है। आपने कार्बन फाइबर से बने हुए ऑब्जेक्ट का नाम सुना होगा, जो कि बहुत लाइट और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे रैकेट बनता है, चाहे कार्बन फाइबर्स के जो कुछ बॉडी बनाए जाते हैं कार के, है ना, फॉर्मूला रेसिंग कार्स के, या फिर जो बहुत लाइट और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होना चाहिए, तो वो जो होते हैं 1D इसीलिए क्योंकि मतलब सोचिए कि बहुत ही इतना नैनो, उसका जो थिकनेस होता है, उस ट्यूब की जो थिकनेस होती है वो नैनोमीटर्स में होती है, नैनोमीटर्स एंगस्ट्रॉम कहना चाहिए, इतना कम होता है। और उसके बाद जो उसकी लंबाई होती है वो मतलब कंसिडरेबली होती है, वो माइक्रोमीटर तक बड़े हो सकते हैं, ठीक है, पर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि लेंथ है उसमें, पर ना विड्थ है और ना कोई इसमें डेप्थ है। ग्राफीन जो है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफीन का मतलब होता है, ग्राफीन तो पता होगा, नहीं पता है? ग्रेफाइट का एक लेयर जो होता है ना, ग्रेफाइट जो होते हैं
वो ग्राफीन के लेयर से बने होते हैं। तो अपने 10th में पढ़ा होगा ग्रेफाइट के बारे में, वो एक इलेक्ट्रोप है कार्बन का, पढ़ा है ना। तो उसमें जो एक लेयर होता है, जो हेक्सागोनल एटम्स जो होते हैं कार्बन के, उनके जो एक लेयर होता है उसको ग्राफीन कहते हैं। यह जो है स्टील से, अब जितने भी नॉन सब्सटेंस है वो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इतना पतला होने के बावजूद भी इसमें बहुत स्ट्रेंथ होता है। अब ग्रेफाइट ब्लॉक तो 3 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा फन फैक्ट था जो कि आज डिस्कस किया। आज जो है ना, जो कल दो रिलेशन हमने पढ़ा था, एक पैरेललिज्म का और दूसरा परपेंडिकुलरिटी का, ठीक है। उसके बेसिस पर ना एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन इनफैक्ट, मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे और साथ ही साथ है सो आगे बढ़ेंगे। देखिए a -4,2, ये एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। b 2,6, c 8,5 and d 9,-7 are the vertices of a quadrilateral ABCD. If P, Q, R and S, फुल स्टॉप, उसके बाद लिखिए इफ P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. AB, BC, CD and DA respectively, then without using distance formula, show that PQRS is a parallelogram. सभी ने क्वेश्चन नोट किया? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है a -4,2, b 2,6, c 8,5 and d 9,-7। ए बी का मिड पॉइंट P है, बी सी का मिड पॉइंट Q है, सी डी का मिड पॉइंट R और ए डी का मिड पॉइंट S है।
और इनको मिलाए तो क्या मिला, एक अलग सा क्वाड्रिलेटरल। और हमें यह दिखाना है यह जो क्वाड्रिलेटरल है वह क्या है, क्या है, पैरेललोग्राम है। गिवन P is the midpoint of AB, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकालें, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। क्यों का 5,11/2। और का माइनस एस का कितना आया, 5/2 -5/2। ठीक है, अब क्या होना चाहिए अप्रोच, कह रहा डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज करना नहीं है, क्या करेंगे बताइए, बताइए बच्चों क्या करेंगे। हमें यह शो करना है कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम कब होगा, अब उसको शो करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्लोप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, है ना। अपोजिट साइड्स जो भी हैं उनको आप उनके स्लोप्स निकालिए, ठीक है। टू शो, ठीक है, टू शो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप निकालिए, कितना होगा, स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1, 11/2 -4 divided by 5 -1, कितना आया, सही आया। अब पी क्यू के पैरेलल क्या होता, आर एस, आर एस कितना है, 5/2 -17/2 divided by -5/2 -1, तो ये कितना होगा, -12/2
-3/2। तो गड़बड़ हो गया। ये तो 4 आ गया। y1 अच्छा कि दो और स्लोप निकालते हैं, पी क्यू क्यू आर। एस आर भी करेंगे ना तो ये आगे कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही होगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस हो जाएगा, सेम ही होगा। क्यू आर स्लोप ऑफ क्यू आर। ये तो सेम आ गया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है? ये दोनों सेम आ गया, -7/13। ये क्यों आया 1/4? आर एस, मेरी ब्लंडर कोई देखे नहीं? नहीं नहीं, मेरी ब्लंडर कोई नहीं देखे। अरे यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या किया, x2 - x1 डिवाइड y2 - y1 कर दिया। यहाँ पे y2 - y1 किया ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नहीं तो यह भी 4 ही आएगा। सतर्क रहें, सावधान रहें, इस तरह की गलतियां हो सकती है। ठीक है, आर एस, आर एस, ठीक है, इसमें हम पहले लेंगे y -5/2 -1 डिवाइडेड बाय, अरे इसको ना पहले ले रहे हैं, 5/2 -17/2। तो अब कितना हुआ, -4/2 -12/2।
y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक तो है। ठीक है, कितना हुआ -3/2, तो ये भी हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो here slope of PQ equal to slope of RS, therefore PQ parallel to RS. Also slope of QR equal to slope of SP QR SP, therefore PQRS is a हो गया। ये कुछ नोट ही नहीं किया। अरे कुछ दिक्कत है बताओ, कोई डाउट है? बोलो बोलो, कोई तकलीफ है तो बताओ। कोई ऐसा पॉइंट कहीं पे जो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। क्वेश्चन समझ में आया पहले? इसको शुरू से लगता है तकलीफ है। बताओ बताओ। देखो हिचक नहीं होनी चाहिए, हिचक ना आदमी को बहुत परेशान करता है। अभी हिचक रहा तो यही हिचक ना एडअप होता जाएगा, स्टॉक बनता जाएगा इसका। एक और एग्जांपल देखो, इसमें क्या ना हमने सिर्फ पैरेललिज्म का ना यूज किया है पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। अगर रेक्टेंगल जो प्रूफ करना होता तो क्या करते? एग्जांपल से बताना, ठीक है। अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना होता तो रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, जिसमें एडजेसेंट साइड के बीच परपेंडिकुलरिटी भी होती है। तो उसमें जो स्लोप होंगे, अपोजिट साइड्स के जो स्लोप होंगे वो तो इक्वल होंगे ही, और एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होगा उसमें परपेंडिकुलरिटी होनी चाहिए, उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, यूजिंग स्लोप्स देखो मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स ज़्यादा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तो घर पे इस तरह के और भी होंगे ना एग्जाम्पल्स, और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तुम थोड़ा जगह छोड़ दो, जितना ऐसे लिख सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन नोट करो। देखो, यूजिंग स्लोप्स शो दैट द पॉइंट्स A -4, -1
वही तो, और इसमें भी वही है ना, इसलिए सेम आ गया। दोनों जगह गलती कर दी इसलिए सेम आ गया, नहीं तो कितना आता, -13/7 आता। इसको सुधार लेना, ठीक है। इसमें क्या करना है ना, यहाँ पे ये ऊपर लिखना है नीचे वाला, और ऊपर वाला नीचे लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लेना, क्योंकि दोनों में मैंने x2 - x1/y2 - y1 किया है, इसलिए सेम आ गया, नहीं तो दोनों में -13/7 आएगा और फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, यूजिंग स्लोप सो दैट द पॉइंट्स a -4, -1, b -2, -4, c 4, 0 and d 2, 3 taken in order are the vertices of a rectangle. दिखाना है कि ये जो है इसी ऑर्डर में लिया गया है, ए बी सी डी। फिर से बोले क्वेश्चन, यूजिंग स्लोप्स सो दैट द पॉइंट्स a -4, -1, b -2, -4, c 4, 0 and d 2, 3 taken in order are the vertices of a rectangle, are the vertices of a rectangle. अभी उसी कंसेप्ट को डिस्कस किया था हमने कि अगर रेक्टेंगल को प्रूव करना हो एबीसीडी कैसे रेक्टेंगल प्रूफ होगा, यदि हम AB को CD के पैरेलल, AD को BC के पैरेलल प्रूफ कर दें और किसी एक पेयर में, है ना, एक एडजेसेंट जो साइड के पेयर है उसको हम परपेंडिकुलरिटी प्रूफ कर दें, तो सीधा हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ AB का स्लोप निकालते हैं, तो -4 -1 -2 -4
स्लोप ऑफ ए बी की पैरेलल में डी सी आएगा, डी सी। स्लोप ऑफ बी सी 4/6, 2/3। स्लोप ऑफ ए डी चूंकि स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ डी सी के बराबर है, इसलिए ए बी डी सी के पैरेलल है। ऑल्सो स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, बी सी पैरेलल टू ए डी। अब कोई सा भी एडजेसेंट ए बी और बी सी को ले लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी कितना होगा? -3/2 इंटू 2/3 -1। जब दो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट के जो मतलब साइड के जो स्लोप हैं वो -1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी है। ठीक है, therefore ABCD is a rectangle। हो गया? तो क्या होगा यदि एक पेयर ऑफ लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करे, पर वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट ना करे, किसी और एंगल पे इंटरसेक्ट करे, एक्यूट चाहे ऑब्ट्यूस एंगल पे। मिटा ही देती हूँ।
lines ये दो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को मान लो थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थीटा एंगल यहां पर हम एक्यूट ले रहे हैं। अगर इस एंगल को लेंगे फाई को, तो ये एंगल ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर का, है ना, एंगल ऑफ। अब देखो मान लो ये एंगल जो है ये अल्फा 2 है और ये एंगल अल्फा 1 है, तो tan ऑफ अल्फा 2 वो क्या होगा, L2 का मतलब लाइन L2 का स्लोप हो जाएगा, और tan ऑफ अल्फा 1 जो होगा वह L1 का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये जो दोनों एंगल के जो स्लोप हैं अल्फा 1 और मतलब tan अल्फा 1 और tan अल्फा 2, उसका इस लाइन के इस एक्यूट एंगल से क्या रिलेशन बनता है वह देखना है, ठीक है। तो स्लोप के लिए हम ये तो जानते हैं कि tan लगाने से इसका स्लोप पता चल जाएगा। अब ये देखो ये थीटा है, तो इसका अपोजिट ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, है ना। तो ये बताओ अल्फा 2 ये जो होगा वो अल्फा 1 प्लस थीटा हो जाएगा। ये क्या है, एक्सटीरियर है, मतलब ये ट्रायंगल अगर कंसीडर कर लो, जैसे मान लो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ए और इसको बी मान लो, तो ये ट्रायंगल है पी ए बी में, ये जो बाहर ये जो एंगल है अल्फा 2 एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो थीटा का रिलेशन क्या होगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है। अब हम tan लगाएंगे तो ही पता चलेगा ना कि हमारे बीच स्लोप का क्या रिलेशन है, तो हम tan लगाते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है। अब tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 इसका एक्सपेंशन क्या होता है, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 1 प्लस tan अल्फा 2, ठीक है। और tan अल्फा 1 और tan अल्फा 2 क्या है, कुछ नहीं है, स्लोप्स है, ठीक है। m1 इक्वल टू tan अल्फा 1 ये दोनों स्लोप हैं L1 और L2 लाइन के, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, अब हम स्लोप्स के टर्म में लिखेंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो इस तरह से एक्यूट एंगल का रिलेशन पता चल रहा है मुझे, है ना, कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो किसी भी एंगल पे, तो उसमें से जो एक्यूट एंगल बन रहा होता है उसका जो टेंजेंट होगा वह स्लोप के इस तरह से रिलेशन होगा। अगर मान लो फाई को हम कंसीडर करते हैं तो tan फाई क्या होगा, tan फाई को हम
180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, वह क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। 180 पे चेंज नहीं होता है, 90 पे होता है, इसलिए टेन ही बोलना, कॉट नहीं। ठीक है, तो अब ये माइनस साइन आ जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, है ना। तो अगर हम उसके एब्ट्यूज एंगल को अगर हम लेते हैं तो कुछ नहीं, बस माइनस साइन लग जाएगा, और एक्यूट एंगल को लेते हैं तो यही रहेगा। तो दोनों में से जो भी छोटा एंगल होगा उसको मान के तब हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं, जबकि अगर उसका ऑब्ट्यूज वाला हिस्सा लेंगे तो यही रिलेशन होगा, पर हम एक माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर ये एक्यूट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तो ये रिलेशन हमारा नोट कर लो। किसी को डाउट है इसको समझने में? लिख लिए सभी को? देखो एग्जांपल नंबर 10, इफ द एंगल बिटवीन two intersecting line if the angle between two intersecting lines is pi by 4 and the slope of one of the lines is 1 by 2, then find the slope of the other line. डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। एक स्लोप दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है, m2 निकालना है, और
और थीटा का वैल्यू दिया हुआ π/4। इंटरसेक्ट नहीं हुआ। कितना आया? -1/3। और किसी का भी आया है वही इतना ही? और कोई सॉल्व ही नहीं किया है? मेरे भरोसे हो, इसको खुद ही सॉल्व करो, सभी को सॉल्व करो। तो मैं देखता हूँ सभी के कॉपी में, सभी को सॉल्व करो अच्छे से, डिसेंट वे में सॉल्व करो। लिखो सॉल्यूशन गिवन, जो कुछ लिखा है उसको ढंग से लिखो। बोर्ड के पेपर में ऐसे नहीं कि दिमाग से सॉल्व कर लेना है और कचरा लिखना। लैंग्वेज भी चाहिए होता है मैथ में एक प्रॉपर। गिवन m1 इक्वल टू 1/2 m2, लेट m2 इक्वल टू m। वी नो दैट। ऐसे करके शुरू करो। लैंग्वेज लिखो ना, कुछ वर्ड्स लिखो ना। गिवन, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं सॉल्व करोगे तुम लोग, ठीक है? कुछ लैंग्वेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स से इसका मतलब यह नहीं कि बस नंबर्स एंड सिंबल्स एंड एटसेट्रा। हाँ, वी नो दैट। For two lines intersecting at angle theta, tan theta equal to, इसे देखो, कहाँ लैंग्वेज? गिवन लिखे, इसके बाद कुछ नहीं है। कितना आया आंसर? आंसर 3 आया। वहाँ देखो एग्जाम, तुम तो क्वेश्चन भी नहीं लिखे हो। ऐसे होगी पढ़ाई? हाँ, बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग इसमें को जो कंसेप्ट ही नहीं है तो खुद से बनाओ। रफ में बना रहे हैं। तुम इसका फेयर भी करोगे घर पे जाके? कुछ नहीं, इतना नफरत करते हो मैथ से। देखो मैथ है ना, एक ढंग होता है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो होना चाहिए, ठीक है? बोर्ड के पेपर्स देंगे ना तो उसमें ये सब चीज जरूरी है। सॉल्यूशन गिवन m1 इक्वल टू 1/2, m2 इक्वल टू, हाँ 3 आ रहा है। मैक्सिमम लोगों का 3 आया, चलो अच्छा है। We know that for lines देखो ये प्री रिक्विजिट है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले का।
यहाँ से स्टार्ट होगा सॉल्यूशन। ये जरूरी है, ये दिखाता है कि तुमको पता है कि किस तरह से, है ना, पेश करना है, परोसना है सॉल्यूशन को। सभी का आया ना 3? आगे बढ़ें। चौथा कंसेप्ट है थ्री पॉइंट है, ए बी एंड सी। ठीक है, जनरली हमें कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए क्या करना होता था? 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होता था? बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे और यह देख लेते थे कि दो, मतलब किसी भी दो जो हमारा लाइन सेगमेंट है ना, यानी कि जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच, और करस्पॉन्डिंग इस तरह से जो 3 लाइन सेगमेंट बनते हैं, तो 2 लाइन सेगमेंट का जो समेशन होना चाहिए वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे? स्लोप का यूज करना है ना। जो लाइंस के बीच जो रिलेशन होते हैं उसमें स्लोप के आधार पे क्या होगा? तीनों का स्लोप बराबर होगा, या किसी भी दो का स्लोप बराबर कर देंगे। ठीक है, points A, B and C are if slope of AB equal to slope of BC equal to slope of AC। तीनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या, इसको क्या पढ़ते हैं? IFF। इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल। एग्जाम्पल नंबर 11, show that points 5, 1, 1, -1 and 11, 4 are collinear using slopes।
निकालो, जल्दी निकालो। स्लोप ऑफ एबी कितना आया? निकाले नहीं? अरे यार, नोट नहीं किए थे? अगल बगल कोई ना स्लो हो, कितना देर में अभी छोड़ा था इसको। अच्छा, वो उसमें लिख लो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। उतना लिख लिए हो? तब क्या बचा था? कहते हैं नोट नहीं किए। यहाँ बताओ कितना आया? स्लोप ऑफ ए बी 2 आया, -1 -1 1 -5 कितना आया? -2/-4 इक्वल टू 1/2। स्लोप ऑफ बी सी यह भी उतना ही आया होगा, और स्लोप ऑफ ए सी यह भी उतना ही आया होगा। इसका मतलब यह हो गया। ओ भाई, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। ये कौन सा नया टॉपिक है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। उसमें पहला है एलिमेंट्री फॉर्म्स। इसमें 6 फॉर्म है। आया स्लोप ऑफ एसी कितना आया? तीनों आ गया सेम। इसका मतलब ये कोलिनियर है, हो गया ना सोन? देखो, एलिमेंट्री फॉर्म्स जो होंगे लाइन के, सबसे पहले यदि x इक्वल टू 0 हो तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है? x इक्वल टू 0 कहां होगा?
ओरिजिन पे तो दोनों जीरो है, ठीक है, लेकिन x इक्वल टू जीरो जो है वह y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे x जो है वो जीरो होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। x इक्वल टू जीरो y एक्सिस का इक्वेशन हुआ। इसी तरह से y इक्वल टू जीरो क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। अब यदि जो है हम यहां पे एक लाइन खींचते हैं जो कि x एक्सिस को a,0 पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये है ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है या फिर y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस कितना होगा, x इक्वल टू a, यह हो गया इक्वेशन ऑफ, बताओ ये x इक्वल टू a जो है क्या दिखा रहा है, इक्वेशन ऑफ, हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ऑन राइट हैंड साइड। और इसी तरह से यदि यहां पर एक लाइन हो जाता जो कि a डिस्टेंस पर ही हो और इस तरह से -a,0 को इंटरसेक्ट करे, तो x इक्वल टू -a क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और यदि एक लाइन इस तरह से b डिस्टेंस पर हो और 0,b पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जाए, तो ये क्या है, ये हो जाएगा y इक्वल टू b, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस in the upward of x एक्सिस, और y इक्वल टू -b, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ये एलिमेंट्री इक्वेशन है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 0,-b,
फटाफट जल्दी जल्दी हाथ चला, हो गया। अब अगला एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 12। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which the line find the values of k for which the line find the values of k for which the line k minus 3x plus k square minus 4y plus k minus 1 k minus 6 equal to 0 is parallel to x-axis, is parallel to y-axis, passes through origin. ये एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए यह लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर ओरिजिन से पास करेगा। देखो एलिमेंट्री फॉर्म से ये सॉल्व होगा। पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होने पे y इक्वल टू बी या y इक्वल टू माइनस बी होगा। इसमें x है कहीं भी, x का टर्म नहीं ना है, तो जो भी x का कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 0। x का कोएफिशिएंट 0 होगा तब ना ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो y की कुछ वैल्यू होगी, है ना। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, फोर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब x का जो कोएफिशिएंट जो भी होगा, है ना, x का कोएफिशिएंट मतलब x के जो मल्टीपल में जो भी है वो टर्म क्या होना चाहिए, 0, तब ना y का टर्म बचेगा, यानी कि k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k के किस वैल्यू के लिए, k के वैल्यू 3 के लिए यह इक्वेशन जो है सो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा पैरेलल टू y एक्सिस, फोर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0। y का कोएफिशिएंट 0 कब होगा, जब k स्क्वायर माइनस 4 जो कि y का कोएफिशिएंट है, जब k की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, ठीक है। और तीसरा ओरिजिन से कब पास होगा, x और y दोनों 0 हो जाए। फोर लाइन
to pass through the origin x equal to 0, y equal to 0। ठीक है, x और y दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x और y की दोनों की वैल्यू 0 रख देंगे, ये टर्म चला जाएगा और ये भी टर्म चला जाएगा, है ना, ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, ये भी तो बच जाएगा केवल ये, यानी कि k माइनस 3 0, k स्क्वायर माइनस 4 0 प्लस k माइनस 1 k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म खत्म, ये बचा, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 6। ठीक है, तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा जब x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा जब y का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, और ओरिजिन से जब पास करेगा तो x और y दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? पीछे कुछ और डिस्कशन चल रहा है। हेलो, मे आई डिस्टर्ब यू? ये समझ में आया? चलो ठीक है, अब जो है ये तो एलिमेंट्री फॉर्म हुआ, अब नेक्स्ट फॉर्म जो है वह है पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या मतलब हुआ, हमें एक लाइन दिया हुआ है, इसका स्लोप पता है, ठीक है, हमें इसका स्लोप m पता है, और क्या पता है, एक पॉइंट पता है, कोई सा भी पॉइंट, है ना, एक पॉइंट P हमें दिया हुआ है x1, y1, और एक क्या पता है m, यानी कि कितना इसका स्लोप है वो हमें मालूम है। अब हमें इसका इक्वेशन पता करना है ना। इक्वेशन क्या होता है, मतलब जनरली ऐसा लाइन का ऐसा फॉर्म होना चाहिए जिसमें हम x और y एक जनरली टर्म रख सकें, एक वेरिएबल ग्रुप में रख सकें, है ना। तो लाइन पर एक पॉइंट है तो दूसरा कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे एक क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट का नाम हमने x और y रखा है, यह पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे, ठीक है, और कहीं भी होने का मतलब इस पॉइंट को हम स्लाइड कर सकते हैं कहीं भी इस लाइन पे। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, इधर भी इन्फिनिटी पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन किसी भी केस में यदि हम इसका स्लोप निकालेंगे, यदि मान लो ये लाइन L है, ठीक है, जिसका हमें स्लोप m पता हुआ है, तो स्लोप
m कैसे हमने निकाला था? जब 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप कैसे निकाला था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 की जगह y1 है ना, और x1 की जगह x है, मतलब y1 की जगह y है, x1 की जगह x है, y2 की जगह y1 है और x2 की जगह x1 है। ठीक है, m इज इक्वल टू y1 माइनस x, सॉरी y1 माइनस y डिवाइडेड बाय x1 माइनस x। ठीक है, तो इसको बदल देते हैं, y को आगे रख देते हैं, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू m y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यही जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म है लाइन का। ठीक है, इसमें क्या खासियत है, हमें पॉइंट पता है x1 y1 और एक स्लोप पता है, स्लोप पता है और पॉइंट पता है। इसके आधार पे हम इसका इक्वेशन पता कर सकते हैं कि लाइन का क्या इक्वेशन है। तुम दोनों साथ में नहीं बैठोगे कल से, आज तो क्लास ही खत्म हो रही है। ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। टाइम खत्म हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, कल आते ही ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इसी पर बेस्ड है, और उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म सबको पढ़ेंगे। टाइम हो गया 1:30।